नमस्कार दोस्तों, आपके इस YouTube चैनल पर ऑनलाइन क्लासेज पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानव मादा जनन ग्रंथियों के बारे में। देखिए दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पार्ट 10 में, 11 में, 12 में बात करी थी, अंतःस्रावी तंत्र की बात करी थी, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं। उसमें हमने पीयूष है, हाइपोथैलेमस है, पीनियल है, थायराइड है, पैराथायराइड है, इसके अलावा अग्नाशय है, एड्रिनल है, इनके बारे में बात कर ली है। आज हम बात करने वाले हैं मादा जनन ग्रंथियों। दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, रटते हैं। रटना नहीं है, बिल्कुल डायग्राम से हमें सीखना है कि मानव मादा के शरीर में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है, उस ग्रंथि से क्या निकलता है, वो हार्मोन, उसका नाम क्या है, उसका क्या काम है, किस समय वो निकलता है, किस समय नहीं निकलता है। याद रखना दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंडाशय के बारे में, मानव मादा जनन ग्रंथि। जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो है वो आपको प्राप्त हो सके। और वैसे भी प्रत्येक वीडियो की प्लेलिस्ट डाल दी गई है, और पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखे हैं। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जनरल साइंस बाय प्रकाश लेगा, ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, अंडाशय की बात। देखो, ये डायग्राम है मानव मादा जनन ग्रंथि का। ये मानव मादा के शरीर में उदर गुहा के अंदर पृष्ठ भाग पर 2 अंडाशय होते हैं। देखना है अंडाशय, ये देखो, ये जो संरचना दिख रही है ये किसकी है, अंडाशय की है। अंडाशय किसकी है भाई, अंडाशय। और अंडाशय को क्या कहा जाता है, ओवरी। किसके नाम से जानते हैं, ओवरी। अंडाशय में किसका निर्माण होता है, सवाल कई बार आता है, अंडाशय में किसका निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। देखिए, मैं लिख रहा हूं अलग से, अंडाशय। अंडाशय, सबसे पहली लाइन तो लिखेंगे, यह मानव मादा जनन ग्रंथि है। यह मानव मादा जनन ग्रंथि है। फिर क्वेश्चन आएगा, अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन। स्रावित हार्मोन, स्रावित हार्मोन का नाम देखो। अंडाशय द्वारा पहला जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। दूसरा जो हार्मोन है उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन। तीसरा जो हार्मोन है उसका नाम है रिलैक्सिन। तो मानव मादा से निकलने वाले, अंडाशय से निकलने वाले कुल हार्मोनों की संख्या कितनी है, 3। पहला कौन सा है, एस्ट्रोजन। दूसरा कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन। तीसरा कौन सा है, रिलैक्सिन। कई बार सीधा सवाल आता है, मानव मादा में द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है। तो ये जो हार्मोन है एस्ट्रोजन, याद रखना क्या काम करता है, मादा शरीर के विकास में, मादा शरीर में द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण, द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण, इसके लिए उत्तरदायी होता है। द्वितीयक गौण लैंगिक का मतलब है मानव मादा का शरीर है, उस शरीर का जो विकास है वो 13 से 14 वर्ष की उम्र में विकसित होने लगता है। अर्थात मादा के शरीर में कौन सा हार्मोन तैयार होने लगता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। महत्वपूर्ण है, लड़कियों में अचानक जो परिवर्तन होते हैं 11 से 13 वर्ष की उम्र में, वो कौन से हार्मोन के कारण होते हैं, एस्ट्रोजन के कारण। फिर बात करते हैं दूसरा कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन। ये जो हार्मोन होता है स्पेशली किसके लिए सहायक होता है, एक तो ये हार्मोन है जनन में सहायक होता है, दूसरा इसका कार्य होता है स्तन ग्रंथियों के विकास में, स्तन ग्रंथियों के विकास में, और तीसरा इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है वो कार्य क्या है भाई, ये मासिक चक्र को बनाए रखता है। किसके लिए महत्वपूर्ण होता है, मासिक चक्र, मंथ साइकिल, या इसे कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मासिक चक्र महिलाओं में कितने दिन का होता है,
28 से 30 दिन का। कितने दिन का होता है? 28 से 30 दिन का। ये मासिक चक्र है। मासिक चक्र के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन। तीसरा, रिलैक्सिंग, नाम से पता चल रहा है, रिलैक्स, आरामदायक हार्मोन, ब्रत हार्मोन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ब्रत हार्मोन। किसके नाम से जानते हैं? ब्रत हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इस हार्मोन को ब्रत हार्मोन क्यों कहते हैं? याद रखना दोस्तों, ये जो हार्मोन होता है मानव मादा शरीर में गर्भाशय की प्यूबिक सिम्पाइसिस को चौड़ा करता है, जिससे प्रसव होने में आसानी होती है। देखो इंपॉर्टेंट ऐसे रहेगा कि प्रसव होने वाला होता है, उससे पहले गर्भाशय की पूरी जो दीवारें होती है वो चिकनी हो जाती है, प्रसव आसानी से होता है। इसके लिए महत्वपूर्ण हार्मोन कौन सा होता है? रिलैक्सिंग हार्मोन होता है, महत्वपूर्ण है। तो कुल हार्मोन कितने हो गए? 3 हार्मोन है। तीनों के अलग अलग कार्य है, आपको याद रखना है, बोलना नहीं है। पहला एस्ट्रोजन, द्वितीय शारीरिक वृद्धि में महत्वपूर्ण है, प्रोजेस्टेरोन जनन के लिए महत्वपूर्ण, स्तन ग्रंथियों के विकास में, और इसके अलावा मासिक चक्र को बनाए रखने के लिए। नाम प्रोजेक्ट, एक 28 से 30 दिन का प्रोजेक्ट महिलाओं में होता है और उस प्रोजेक्ट के लिए महत्वपूर्ण है। रिलैक्सिंग प्रसव होने में महत्वपूर्ण। याद रखना, प्रसव के लिए कौन सवाल आ जाता है? प्रसव के लिए कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण है? तो हार्मोन का नाम क्या है? रिलैक्सिंग। एक बार देखो चित्र को, देखो यहां सबसे पहले देखो इधर का अंडाशय, एक तो ये है और इधर भी क्या है? ये अंडाशय। अंडाशय, प्रत्येक अंडाशय से एक नली जुड़ी होती है और उस नली का नाम है फैलोपियन ट्यूब। क्या नाम है? फैलोपियन ट्यूब। देखो दोस्तों, फैलोपियन जो नलिका होती है इसे हिंदी में कहा जाता है अंडवाहिनी। क्या कहते हैं? अंडवाहिनी। अंडवाहिनी नहीं कहो तो इसे क्या कहते हैं? डिंब वाहिनी के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखो ये अंडवाहिनी नली है और ये जो पार्ट है ये कहलाता है आपके गर्भाशय। क्या कहलाता है? वही गर्भाशय, जहां भ्रूण का परिवर्तन होता है। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय के अंदर। अंडाशय से अंडाणु को कौन ले जाता है? ये अंडवाहिनी नली है, इसमें अंडाणु जाता है और जो निषेचन की प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, वो अंडवाहिनी के अंदर एम्पुला और स्टमस जो फर्टिलाइजेशन जंक्शन होते हैं उनके बीच में होता है। ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। अंडवाहिनी में एम्पुला और स्टमस, दो एम्पुला याद रखना है, एक तो क्या होता है? एम्पुला और एक होता है स्टमस। इन दोनों के मध्य क्या होता है? अंडाणु और शुक्राणु का क्या होता है? मेल। सवाल है अंडाणु और शुक्राणु का मेल कहाँ होता है? आपका आंसर होगा अंडवाहिनी नली, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब पे कहा? तो आपका आंसर रहेगा एम्पुला और स्टमस के मध्य क्या होता है? निषेचन होता है। जैसे ही अंडाणु का निषेचन हो जाता है, अर्थात अंडाणु शुक्राणु आपस में मिल जाते हैं, तो वो जाइगोट है, वो सीधा का सीधा कहां चला जाता है? गर्भाशय में। याद रखना है, गर्भाशय में। और गर्भाशय में क्या होता है? भ्रूण का विकास। सवाल आता है भ्रूण का विकास कहाँ होता है? भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो कहा बताओगे? गर्भाशय, यूट्रस बोलते हैं, ध्यान रखना, यूट्रस बोलेंगे। अब सवाल आता है मानव की गर्भावधि कितने दिन की होती है? 270 दिन। 270 दिन जो गर्भावधि का समय है, उस समय जो बच्चा होता है वो कहाँ रहता है? गर्भाशय के अंदर रहता है। एक बात और याद रखना है, महत्वपूर्ण है, और ये जो पार्ट है गर्भाशय के जस्ट नीचे वाला, इसे कहते हैं योनि, वेजाइना के नाम से जाना जाता है, जिसे हम जन्म नाल के नाम से भी जानते हैं। जन्म नाल, या इसे एक नाम से और जानते हैं जनन मार्ग भी कहते हैं। जनन मार्ग भी कहा जाता है और जन्म नाल के नाम से भी जाना जाता है। मानव मादा के शरीर के अंदर शुक्राणु को प्रवेश किसके माध्यम से? योनि के माध्यम से प्रवेश करवाते हैं और वो अंडवाहिनी नली में निषेचन होते हैं, अंडाणु इधर से आते हैं। याद रखना, देखो सवाल आता है विज्ञान की वह शाखा जिसमें अंडाणु का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऊलोजी। क्या कहते हैं? ऊलोजी। याद रखना दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा जिसमें अंडाणु का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऊलोजी कहते हैं। अंडाणु का जीवन काल, अंडाणु का जीवन काल इस अंडवाहिनी के अंदर कितने घंटे होता है? 48 घंटे होता है। 48 घंटे तक अंडवाहिनी के अंदर अंडाणु इंतजार करता है कि कोई शुक्राणु आए और निषेचन हो।
जब कोई शुक्राणु इसके संपर्क में नहीं आता है तो ये जो कोशिका होती है, सेल होती है, वो अपने आप डिसमिस हो जाती है या डैमेज हो जाती है। याद रखना महत्वपूर्ण है। सवाल ये भी आता है शुक्राणु का जीवन काल मादा शरीर के अंदर कितने दिन का होता है, तो 72 घंटे याद रखना, जबकि अंडवाहिनी नली के अंदर अंडाणु का जीवन काल 48 आवर्स होता है। महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि जुड़ाव कैसे होते हैं, जब अंडाणु शुक्राणु मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अंडाणु शुक्राणु का मेल तो क्या कहलाता है, जाइगोट होता है। युग देखो, एक तो होता है नर युग्मक, याद रखना दोस्तों, एक तो क्या होता है नर युग्मक, एक बार इनको मिटा देता हूं मैं, नर युग्मक, और एक होता है मादा युग्मक। जो नर युग्मक होता है उसे तो हम कहते हैं शुक्राणु, क्या कहते हैं, शुक्राणु। याद रखना दोस्तों, एक तो होता है नर युग्मक और एक होता है मादा युग्मक। जो नर युग्मक होता है उस नर युग्मक को तो हम क्या कहते हैं, शुक्राणु के नाम से जाने जाते हैं या शुक्राणु के नाम से जाना जाता है। और मादा जो युग्मक होता है उसे हम क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। अब देखो, अंडाणु और शुक्राणु का जो मेल है वो कहलाता है क्या भाई, निषेचन कहलाता है। और ये निषेचन की प्रक्रिया वो कहां होती है, अंडवाहिनी नली के अंदर होती है। याद रखना है, जब अंडाणु और शुक्राणु, अंडाणु के अंदर शुक्राणु प्रवेश कर जाता है और ये जो सेल, याद रखना है, अंडाणु और शुक्राणु जब दोनों एक में प्रवेश कर जाते हैं तो ये कहलाता है युग्मनज, जिसे जाइगोट के नाम से जाना जाता है। और ये एक कोशिका होती है। कैसी कोशिका है, एक कोशिका, एकल कोशिका होती है। याद रखना है, क्या होती है, एकल कोशिका। महत्वपूर्ण होगा। अब एक सवाल आता है, मां के शरीर में भ्रूण का विकास किसके माध्यम से होता है, होता मां के शरीर से है, लेकिन भ्रूण को पोषण प्रदान किस अंग से होता है। कई बार कंपटीशन में सीधा क्वेश्चन आता है, मां के शरीर से भ्रूण को पोषण प्रदान किसके माध्यम से करवाया जाता है। आपने नाम सुना होगा, देखो ये जो भ्रूण है, भ्रूण के अंदर याद रखना है ये जो नाल होती है ये प्लेसेंटा होता है। क्या होता है, प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा के माध्यम से बच्चा श्वसन की क्रिया, उत्सर्जन क्रिया, पाचन क्रिया, जितने भी प्रोसेस है किसके माध्यम से करता है, प्लेसेंटा। किसके माध्यम से करता है, प्लेसेंटा, या इसे क्या कहते हैं, अपरा। क्या कहते हैं भाई, अपरा के नाम से जाना जाता है। तो आज की क्लास में हमने जो बात करी है वो किसके बारे में बात करी है, मादा जनन ग्रंथि में स्पेशली किसकी बात करी, अंडाशय की। और अगली क्लास में हम बात करने वाले हैं कि जुड़वां कैसे होते हैं, कि एक बच्चा होगा तो क्या होगा, दो होते हैं तो क्या होगा, दोनों लड़कियां होती है तो क्या होगा, दोनों लड़के होते हैं तो क्या होगा। नमस्कार साथियों, आज की क्लास में इतना ही।